जो हमारे मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, ना केवल आप उनके सहपाठी हैं बल्कि उनकी बेंच को भी आप शेयर करते हुए आए हैं। ये बात सही है कि स्कूल में मैं उनके साथ था, हम लोग एक ही क्लास में थे और मैं बेंच भी उनके साथ शेयर करता था। स्कूल के ज़माने से ही लगता था एक जैसे ये जो भी क्षेत्र में आएंगे उसमें एक्सेल करेंगे। SEZ का जो नॉर्म्स है उसको कुछ बदलने के प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि मल्टी प्रोडक्ट SEZ को प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ में कन्वर्ट करके जो सेक्टर प्रॉमिसिंग लग रहा है सिर्फ उतना एरिया SEZ के लिए छोड़ के बाकी एरिया डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल कराया जाए, पावर प्लांट को रिवाइव किया जाए। EV सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस सरकार का दिखाई दे रहा है। करार भी हुए और EV के साथ साथ कंपोनेंट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरी स्टोरेज है, वो कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप हो रही है और नागपुर जरूर से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा डेस्टिनेशन बनने के रोड पर है। नमस्कार, UCN पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक नागपुर की वेल नोन पर्सनालिटी से जो बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और अलग अलग अखबारों में या मीडिया चैनलों में आप अक्सर इन्हें जो विदर्भ रीजन में इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों से जुड़ी हुई जो समस्या है उसकी बात मुखरता से रखते हुए आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दीपेन अग्रवाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि आपसे बातचीत करने में हमेशा बड़ा मज़ा आता है, तो इस बार भी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि विदर्भ के इकोनॉमिकल ग्रोथ को, विदर्भ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में विदर्भ की स्थिति क्या कुछ होने जा रही है या होने वाली है? विदर्भ में हर वो चीज़ है जो एक इंडस्ट्री को लगती है, रॉ मटेरियल, पानी, फ्यूल, पावर, लैंड। और विदर्भ में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ड्राइव स्टेट का जो होगा वो विदर्भ के माध्यम से होगा। अगर आप देखेंगे तो स्टील हब एशिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया, एशिया का नेक्स्ट स्टील हब इज गोइंग टू बी गडचिरोली। गडचिरोली अकेले में इतना पोटेंशियल है कि वो महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल सिनेरियो पूरा चेंज कर दे। उसके लिए कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को इन पर्टिकुलर। उसकी चर्चा अपन आगे कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, मुंबई, पूना, नासिक, औरंगाबाद, ये सब सैचुरेट हो गए हैं। अभी महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लगाना है तो नागपुर और विदर्भ के अलावा पर्याय नहीं है। तो आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरीके से बढ़ता हुआ आपको दिखेगा और पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल विल है, देवेंद्र जी फडणवीस एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आदरणीय नितिन गडकरी जी एज पावरफुल सेंट्रल मिनिस्टर, ये जो पॉलिटिकल विल है वो ये ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तो ये सिर्फ स्टील के सेक्टर में आप ग्रोथ देखते हैं या बाकी के और सेक्टरों पर भी ग्रोथ हो सकती है? आप कैमरे के पीछे जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने स्टील सेक्टर का ही उदाहरण देते हुए बताया कि किसी समय में इंडिया का स्टील का हब जो है वो नागपुर हुआ करता था, जो अब शिफ्ट होकर हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ और आने वाले समय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, पहले स्टील हब नागपुर था। नागपुर वॉज द स्टील ट्रेडिंग हब एंड मैन्युफैक्चरर में नागपुर वॉज
key supplier to fabricated transmission line towers, structural steel, क्वालिटी स्ट्रक्चरल स्टील, ये नागपुर टॉप पे था. लेकिन काफ़ी समय से बिकॉज ऑफ द पावर टैरिफ्स एंड अदर रीजंस वी लॉस्ट दिस स्टील हब स्टेटस टू रायपुर एंड भिलाई, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़. लेकिन जो आयरन ओर, जो क्वालिटी ऑफ आयरन ओर गडचिरोली में मिला है और अभी एक्सप्लॉइट हो रहा है, निकल रहा है, पहले निकल नहीं रहा था, नक्सल इश्यूज़ थे, तो वो इश्यूज़ एड्रेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो नक्सल गतिविधियों पे रोक है, नक्सल डेवलपमेंट उनके घर तक पहुंच रहा है, तो दे आर ऑल्सो liking and enjoying the flavor of development and growth. तो स्टील में, गडचिरोली में स्टील का पोटेंशियल है, लेकिन अदर सेक्टर्स के लिए भी विदर्भ में काफ़ी पोटेंशियल है. और विदर्भ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, नागपुर के इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव करने के लिए एक मेगा इंडस्ट्री की ज़रूरत है, पायलट इंडस्ट्री जिसको अपन बोलते हैं, और उससे रिलेटेड जो एंसिलरी और क्लस्टर डेवलप होगा वो फिर बाकी इकोसिस्टम को डेवलप करेगा. पोटेंशियल, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज सब कुछ है, पॉलिटिकल विल है. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू सी द चेंज. वो राइट टाइम कब आएगा? अब तो ऐसी स्थिति है कि नागपुर के विदर्भ के मुख्यमंत्री हैं, आपने दो बड़े हैवीवेट नेताओं का नाम लिया, गडकरी जी का नाम लिया, तो अब किस तरीके के समय का इंतज़ार आपको लगता है कि ये समय आएगा तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएगी? देखिए, ग्राउंड रियलिटी को समझ के सही निर्णय करना, ये प्रक्रिया अगर हो रही है और जितनी जल्दी हो पाएगी उतनी जल्दी ये चेंज देखने को मिलेगा. मिहान बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का चेहरा मोहरा बदलने वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्यों मिहान उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिस तरीके से कल्पना थी. वो जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और उसको इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद उसको जब एड्रेस करेंगे उसके इश्यूज़ को, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सब देखने को मिलेंगे. आपने मिहान का जिक्र कर दिया. मिहान को लेकर मुझे लगता है कि जो हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो संगठन है, वो बहुत ज़्यादा मुखर हैं और वो आज के लिए नहीं, बहुत पहले से मिहान के डेवलपमेंट को लेके बहुत लंबी एक तरीके से बहस भी रही है और ये प्रयास भी रहा है अलग अलग फोरम से. अब तो खैर उसमें हमें थोड़ी सी गति मिलती हुई दिखाई देती है, चूँकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उसमें जो है बहुत अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. लेकिन मिहान के विकास को लेकर जिस तरीके से सपना देखा गया था वो नहीं पूरा हुआ. उसके पीछे का मूलभूत कारण आपको क्या लगता है? और अब भी जो हम स्थिति देखते हैं कि है तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है और आईटी की बहुत सारी कंपनियां वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बल्कि और जो सेक्टर जिस तरीके से वहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता. इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है, क्या है? दिवेश जी, आपने बहुत सही बोला कि मिहान इज़ अ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन टेरिटरी ऑन इंडिया लैंड. SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने के लिए जो की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी इंडस्ट्री लगेगी उसको फॉरेक्स पॉजिटिव रहने का है.
फॉरेक्स पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव रहने का है, उसको एक्सपोर्ट करना ही करना है। एक्सपोर्ट के लिए मिहान लॉजिस्टिकली सही जगह है कि नहीं, ये आकलन करना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट के लिए सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको सी पोर्ट लगेगा। तो विदर्भ में सी पोर्ट है नहीं। अगर मटेरियल एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से या तो मुंबई ले जाओ या विशाखापट्टनम ले जाओ। तो उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इंडस्ट्री बेयर कर सकती है क्या, ये समझने वाली बात। दूसरे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो एसईजेड जो है वो इट इज़ अ फेल्ड पॉलिसी अक्रॉस इंडिया। अगर आप देखेंगे जब एसईजेड पॉलिसी आई थी तो इतने नोटिफाई हुए थे एसईजेड और इतने डेवलपर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन आफ्टर सम सर्टन पीरियड ऑफ टाइम सब ने अपना एसईजेड डी नोटिफाई कर लिया और सिर्फ वही एसईजेड सक्सेसफुल रहे जो पोर्ट बेस्ड थे, जो पोर्ट से लग के जो एसईजेड थे वही सक्सेसफुल रहे। तो सरकार ने निर्णय लेके एसईजेड को डी नोटिफाई करना चाहिए, जो अपना मियान लगभग 2500-3000 हेक्टेयर पे एसईजेड है और मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड है। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट एसईजेड के लिए जैसे देर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अंदर अगर आईटी सेक्टर में पोटेंशियल है तो एक एरिया सर्टन ईयरमार्क करके उसके अंदर आईटी के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं, एमआरओ और मेंटेनेंस के लिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए या डिफेंस के लिए सर्टन एरिया ईयरमार्क कर सकते हैं और बाकी एरिया डी नोटिफाई करके उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अगर अवेलेबल कर दिया, और सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल करना और उसके साथ साथ एक दो प्रोएक्टिव स्टेप्स और लेना। मिहान के साथ एक कैप्टिव पावर प्लांट बना था जो अभिजीत ग्रुप ने बनाया था। कोल लिंकेज कमिटेड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो वाइबिलिटी उनको नहीं आई, ओपन मार्केट से कोल खरीद के वो जो पीपीए उन्होंने किया था वो उसको ऑनर नहीं कर पाए। तो कोल लिंकेज के क्या इश्यूज़ है उसको सरकार ने एड्रेस करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं मदद चाहिए तो वो मदद लेके, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, उनकी मदद लेके वो पावर प्लांट को रिवाइव करना चाहिए। और वो जो पीपीए हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर, ₹2.40 का वो पीपीए था। ₹2.40 में मिहान को बिजली मिलने वाली थी और इंटर्न अगर ₹3 में भी बिजली प्रोवाइड की जाए इंडस्ट्री को तो आपके यहाँ लाइन लगा के इंडस्ट्रीज़ खड़ी रहेंगी और आप डिसाइड करोगे कि किसको लैंड देना है और किसको वो इंडस्ट्री लगाने की परमिशन देना है। आज आपको जगह जगह जाके मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पावर प्लांट को रिवाइव करना है, कोल लिंकेज के इशू को सेटल करना है और एसईजेड डी नोटिफाई करके डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल कराना है। आप देखोगे नागपुर will drive industrialization growth of Vidarbh, and Vidarbh will be one of the main industrial area, and it will surely not be the backward इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ महाराष्ट्र। ऐसी चर्चा सुनने में आ रही है कि एसईजेड का जो नॉर्म्स है उसको कुछ बदलने के प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। जो बातें आप कह रहे हैं उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो समाविष्ट की जाए। जैसे कि आपने बताया कि एसईजेड जो है वो एक तरीके से फेल प्रोजेक्ट साबित हुआ है, बावजूद उसके नागपुर में पॉलिटिकल विल पावर के कारण उसको ना केवल खींचा जा रहा है बल्कि उसको सक्सेस करने की भी एक तरीके से कोशिश की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड से कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं। एसईजेड पॉलिसी और एक्ट को चेंज करने की बातचीत चल रही है, उसके ऊपर सजेशंस भी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बुलाए थे। सभी जगह से सजेशन सबमिट हुए, हमने भी कैमिट के माध्यम से अपने सजेशंस दिए हैं और जल्दी वो पॉलिसी, न्यू पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी ऐसी उम्मीद है। लेकिन उससे मिहान एज ए SEZ सक्सेसफुल हो पाएगा, ये क्वेश्चन फिर भी रहेगा। क्योंकि आप सिंपल फैक्ट समझ लीजिए, SEZ से आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको फॉरेक्स पॉजिटिव रहना है, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पोर्ट के नज़दीक रहना है। तो पोर्ट के नज़दीक आप, पॉलिसी कुछ भी हो, आप पोर्ट के नज़दीक नहीं आने वाले। तो इसलिए मेरा मानना है कि मल्टी प्रोडक्ट SEZ को प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ में कन्वर्ट करके जो सेक्टर प्रॉमिसिंग लग रहा है, सिर्फ उतना एरिया SEZ के लिए छोड़ के बाकी एरिया डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल कराया जाए। साथ साथ में पावर प्लांट को रिवाइव किया जाए और उसके कोल लिंकेज के इशू को एड्रेस किया जाए। पर मिहान का SEZ सी पोर्ट के पास में नहीं जा सकता है, लेकिन अभी चर्चाएं बड़ी चल रही है कि पोर्ट को मिहान के पास में लाया जा सकता है। ड्राई पोर्ट की बात हो रही है, सिंधी में जो तैयार भी हो रहा है। क्या इन प्रयासों से, एक तो ये आप जो बात कर रहे हैं कि पोर्ट के नज़दीक चाहिए तो सी पोर्ट के नज़दीक चाहिए, तो सी पोर्ट के नज़दीक तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। ड्राई पोर्ट के बनने से और नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने वाला है अभी मौजूदा दौर में, लेकिन उसको और वृहद तरीके से जो है वो डेवलप किया जाएगा, इसकी संकल्पना एक तरीके से रखी जा रही है। ये सब स्थितियां होने के बाद में आपको लगता है कि कुछ चेंजेस दिखाई पड़ सकते हैं, या ये भी एक तरीके से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में ये गारंटी नहीं है कि आप बहुत बेहतर कर गुजरेंगे? देखिए, ड्राई पोर्ट सिंधी में बना है, ड्राई पोर्ट की बात हो रही है, पोर्ट को नज़दीक लाने की बात हो रही है, लेकिन आपकी लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नील नहीं हो रही है। आपको कॉस्ट फिर भी लगने वाली है। आप ड्राई पोर्ट भी बना लेंगे तो कॉस्ट तो लगेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि ड्राई पोर्ट बना दिया तो आपको कॉस्ट नील हो गई आपके प्रति या आपके प्रोडक्ट के प्रति, तो वो तो आपको लगने वाली है। और अभी हैंडलिंग, लेबर इतनी महंगी हो गई कि मटेरियल को हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना, इट इज़ नॉट एन ईजी अफेयर। और पर्टिकुलरली जब GST रेजीम आ गया है, अभी पहले तो आप स्टेट में हो तो स्टेट का एडवांटेज मिलता था, अभी GST से आप, द एंटायर कंट्री इज़ वन मार्केट, एंटायर कंट्री इज़ वन मार्केट। तो आपको जहाँ बेटर क्वालिटी मिलेगा, जहाँ से सस्ता मिलेगा, वहाँ का माल, जैसे आप एक्सपोर्टर हो तो आपको जहाँ से माल सस्ता आ रहा है और बेटर क्वालिटी आ रहा है, आप उससे खरीदोगे और अपना एक्सपोर्ट करोगे। पहले तो स्टेट वाइज फ़र्क पड़ता था कि आप दूसरे स्टेट से अगर प्रोक्योर करोगे आपको CGST लग जाएगा, आपको बैरियर रहेगा, आपको और टैक्स इश्यूज़ रहते थे। तो अभी तो आप कहीं से भी माल खरीद सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो। तो ड्राई पोर्ट बनने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली पोर्ट के नज़दीक वाले SEZ ही सक्सेसफुल रहे और वही रहेंगे। प्रोडक्ट स्पेसिफिक SEZ जिसमें पोर्ट की ज़रूरत ना हो, जैसे MRO हो गए या IT सेक्टर हो गया, जिसके अंदर पोर्ट के माध्यम से ही मटेरियल या एंड प्रोडक्ट नहीं भेजा जाता है, वो तो कंप्यूटर के माध्यम से चलता है। तो ये ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। और इसीलिए हम ये देखते भी हैं कि हमारे मिहान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत कम है, और इस तरीके IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स की ज़्यादा है। एक दो उदाहरण अगर हम छोड़ दें ल्यूपिन वगैरह का, तो वो हमें दिखाई देता है। लेकिन एक आपसे ये समझना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हम जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब से एक ये चर्चा बहुत सुनाई देती है कि इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही है। उसके लिए जो सबसे मेजर कारण है वो इलेक्ट्रिसिटी का महंगा होना है। अब मुझे लगता है कि जो बातें
आप भी रेखांकित कर रहे हैं उसमें भी यही बात है। तो क्या ये सरकार को नहीं मालूम होगा कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आ रही है या हमसे दूर जा रही है? उसका एक बड़ा कारण जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। यकीनन इसका रास्ता निकलना चाहिए और ये एक मेजर फैक्टर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिस्करेज करने के लिए, बिकॉज विदर्भ ऑलवेज फेस्ड कंपटीशन विद एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ एंड एमपी। तो वहाँ की दरें क्या है, आज जैसे सौसर, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, रायपुर, भिलाई या देवरी, 1 घंटे की दूरी पर मतलब मैसिव डिफरेंस टैरिफ में है पावर के। तो लोग वहाँ जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर का वापरा जाता है और नागपुर के आसपास 1 घंटे के डिस्टेंस पे इंडस्ट्री लग रही है। तो सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और पावर इश्यू, कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सरकार ने कम करी है लेकिन उतना ही सफिशिएंट नहीं है, और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे और पावर को एटलीस्ट सस्ता नहीं तो भी एडजॉइनिंग स्टेट के बरोबर पावर टैरिफ रहे, ज़्यादा ना रहे, ये सरकार ने देखना चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से या आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, सरकार को आप लोग ये बात बताते होंगे, सारी व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं वो रखते होंगे, तो इस पर कुछ पॉजिटिव वे में कुछ होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या सरकार भी एक तरीके से मजबूर है कि इस जगह पर या इस बात के लिए वो बहुत हद तक प्रयास नहीं कर सकती है? ऐसा अनुभव आप नहीं, लोगों ऐसा को मिल नहीं रहा है। सरकार संवेदनशील है, इश्यूज, दिक्कतों को समझती है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स या उस इशू को एड्रेस करने के लिए जो सोच रखनी चाहिए वो सोच सरकार की है। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विदर्भ में नील किया गया, तो ये पहले भी था। 2014-19 में जब देवेंद्र जी की गवर्नमेंट थी तब ये कदम उठाया गया था और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ़ की गई थी। लेकिन उसके बाद जब उद्धव जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ इंडस्ट्री का अपने रीजन में। देवेंद्र जी वापस आए तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का वेवर उन्होंने फिर से दिया। तो ये बातचीत के नतीजे है और सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम है कि वो सुनती है और देवेंद्र जी निर्णय लेते हैं। तो और भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से सोलर, कैप्टिव पावर वगैरह को प्रमोट करते हुए कैसे रेट्स को कम किया जा सकता है, कैसे राइट पॉलिसी हो, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और मैसिव तरीके से एमएसईबी जो है वो सोलार में निवेश कर रही है और जब थर्मल बेस्ड पावर जनरेशन कम होगा और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर जब रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं लगेगी, बिजली कम दरों पे एमएसईबी को मिलेगी, तब इसके रिजल्ट दिखेंगे। अभी काफ़ी बड़े पैमाने पे सोलार पावर जनरेशन का काम सरकार कर रही है। ईवी सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस सरकार का दिखाई दे रहा है, खुद सीएम साहब का दिखाई दे रहा है, और वो मिहान और आसपास के इलाके में, नागपुर के आसपास में ईवी एक तरीके से सेक्टर कह लें या क्लस्टर ही डेवलप करने को की दिशा में काम कर रही है। तो आने वाले समय में ईवी की मैन्युफैक्चरिंग, वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और इस सेक्टर में आप नागपुर की ग्रोथ को किस तरीके से देखते हैं? कुछ करार भी हुए हैं नागपुर में निवेश को लेकर, खासतौर से डावोस में। करार भी हुए और ईवी के साथ साथ की कंपोनेंट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरी स्टोरेज है, उसकी वो कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप हो रही है और नागपुर ज़रूर
से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा डेस्टिनेशन बनने के रोड पर है। अच्छा, एक व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, तो उसके लिए बेसिक ज़रूरतें क्या क्या हैं, और वो सरकार को बहुत प्राधान्य देके उसको पूरा कराया जाना चाहिए, ना केवल हर एक सेक्टर में, बल्कि मोटे मोटे तौर पर ये एक चीज़ें हैं, ये एक सुविधाएं हैं, ये हर एक उद्यमियों को चाहिए होता है, भले ही वो नया ही उद्यमी क्यों ना हो और बनना चाह रहा हो। कौन कौन सी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर सरकार का फोकस होना चाहिए, क्योंकि अब तो ये भी है कि सरकार खुद कह रही है कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। देखिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को मदद और प्रमोट करने का इकोसिस्टम और माइंडसेट सरकार का रहना चाहिए। इसके अंदर में अगर कोई इंडस्ट्री या कोई व्यापार शुरू करना चाह रहा है तो उसको मूलभूत सेवाएं, जैसे सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर्याप्त है, सही है? लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट है अपने स्टेट में? हाँ है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड, मेट्रो, ट्रेन, फ्लाइट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, उसकी हैंडलिंग, ये सब चीज़ आती है। और उसके बाद गवर्नमेंट परमिशंस। तो गवर्नमेंट परमिशंस में सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हर बार, हर जगह, हर फोरम पे की जाती है, लेकिन क्या इन ट्रू सेंस, इन ट्रू फॉर्म महाराष्ट्र ने सिंगल विंडो क्लियरेंस अचीव किया है? तो मेरा जवाब है नहीं। लेकिन देवेंद्र जी की सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस के मायनों को समझते हुए उन्होंने काफ़ी अननेसेसरी कंप्लायंस और क्लियरेंसेस को कम किया है। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसको एक्चुअल टर्म्स में ईज आउट करने के लिए देवेंद्र जी ने एक वॉर रूम क्रिएट किया है, जिसके अंदर ये डायरेक्शंस है कि कुछ समय सीमा के अंदर कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 100 रिफॉर्म्स लाने के, 100 रिफॉर्म्स। जो कोई ऐसा लॉ है या रूल रेगुलेशन एक्ट है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हैम्पर कर रहा है, तो उसको चेंज करना हो या कुछ नया इंट्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए वॉर रूम में जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज को नियुक्त किया गया है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को महाराष्ट्र ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के स्टैंडर्ड में सबसे ऊपर रहे, उस कल्पना को लेके काम किया जा रहा है। तो सरकार अपना रोल कर रही है, और एज एसोसिएशन और एज रिस्पॉन्सिबल बिजनेस पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव और इंडस्ट्रियलिस्ट, वी आर डूइंग आवर पार्ट। हम सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास और दूसरे मंत्रियों के पास समय समय पे अपनी बात रखते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं और उसको एड्रेस करने की चेष्टा जरूर। अच्छा, एक सवाल आपसे ये ऐसा है कि किसी भी बिजनेसमैन से मिलो आप, तो एक शिकायत उसकी बड़ी रहती है कि ये जो नौकरशाही की जो प्रक्रिया है पूरी, इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है, और जो जिस तरीके से सरकारी सिस्टम काम करता है उस सिस्टम से बड़ा परेशान रहता है। तो आपका क्या अनुभव है, और महाराष्ट्र में क्या कुछ स्थिति आपको नौकरशाही की दिखाई देती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक? देखिए, रेड टेपिज्म हैज़ ऑलवेज बीन द डिस्करेजिंग पार्ट फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ग्रोथ।
नौकरशाही को कंट्रोल सरकार करती है, मुख्यमंत्री करता है। अगर टॉप जो है वो करप्ट नहीं रहेगा तो डाउन द लाइन, डाउन द स्ट्रीम नौकरशाही को करप्शन छोड़ना पड़ेगा। ये रूल है, मतलब एक थंब रूल है, समझ लो आप। तो अभी की परिस्थिति में, अभी के सिचुएशन में नौकरशाही उतनी तकलीफ नहीं दे रही है जितने पुराने पिछले समय में दिया करती थी। अभी नौकरशाही भी संवेदनशील है क्योंकि राज्य सरकार संवेदनशील है। तो एक प्रोएक्टिव पॉजिटिव रोल नौकरशाही का अभी महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा है और सुधार की ज़रूरत, अपेक्षा और भी है, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेट लतीफ़ी और अड़ंगा लगाने वाली थोड़ी सी ये जो क्या कहते हैं मानसिकता है वो बदली हुई आपको नज़र आती है? नहीं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो रहा है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अभी कोई अतिशक्ति नहीं होगी। अगर मैं उदाहरण आपको नागपुर के कलेक्टर साहब का दूं, सुपर स्पीड में काम करते हैं, सुपर स्पीड में। ही इज सो प्रोएक्टिव कि आप उनके पास विषय लेके जाओ, उसका 1 2 3 पुरावा, मतलब रिजल्ट आता है। इसके पहले जो कलेक्टर थे उनका वो वर्किंग स्टाइल नहीं था। तो उसके पहले जो कलेक्टर थे, मतलब नॉट इमीडिएट प्रीडेसेसर, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इंडिविजुअल फंक्शनिंग, इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल होता है। तो अगर कोई कंप्लेसेंट है और अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि उनको ये तो मालूम है काम करूँ नहीं करूँ मेरे को पगार मिलने वाली है और मैं स्टेट का दामाद हूँ, तो ये मानसिकता में जो नहीं है, जो सही में राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं और नौकरी को एक जिम्मेदारी समझ के निर्वाह करते हैं, तो उनसे ये शिकायत कभी नहीं आएगी। लेकिन जो अदरवाइज सोचते हैं, तो वो आप ऐसे लोगों से पूरे सेगमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन के नज़रिए से मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो बिज़नेस करने वाला जो व्यक्ति है, एक बात तो ये होती है कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें कर रहा है और इकोनॉमिकल ग्रोथ में वो हाथ बार लगा रहा है। लेकिन एक दूसरा उसका नज़रिया ये भी है कि ये बिजनेसमैन है तो ये चोर है, ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो टैक्स के लिहाज से हो, चाहे अपने और चीज़ें करने के लिहाज से हो। इस तरीके का परसेप्शन आपको लगता है कि आज के समय में चेंज होता हुआ दिखाई दिया है? क्योंकि व्यापारी और उद्यमियों को देखने का और समझने का जो नज़रिया है वो सोसाइटी में दो तरह से, और वो मौजूदा समय में है भी। अरे ये तो व्यापारी है तो ये कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा ही, और अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहा है। इस तरीके की मानसिकता अब भी है, आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, ये मानसिकता, ये सोच ब्यूरोक्रेट्स की और सरकारों की रही है कि व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करता है, और वो चोर है और वो चोरी करता है। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब व्यापारी को रिस्पेक्ट से, आदर से, इंडस्ट्री को आदर से देखा जाता है। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में था,
तब व्यापारी घर के बाहर निकल के एक तो उन्होंने सप्लाई चेन को मेंटेन किया, कहीं पे किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने दी। लॉकडाउन में पूरा देश, लेकिन सप्लाई चेन एज इट इज़ चलती रही। उस समय घर के बाहर निकल के लोगों के घर तक व्यापारी एकजुट होके उन्होंने खाने के पैकेट्स पहुंचाए, दवाइयाँ लोगों के घर में पहुंचाई। ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करके व्यापारियों ने, मतलब अपने मार्केट में हो या रोड पे हो, स्टेशन पे हो, जहाँ जैसी जिसको जगह मिली, लोगों ने अपनी जान पे खेल के ह्यूमैनिटी को अपहोल्ड किया। तो उस समय जो लोग बोलते थे कि व्यापारी स्वार्थ का काम करता है या अपने मुनाफे का काम करता है, तो उस सोच के लोगों को उस समय अपनी सोच बदलनी पड़ी और ये मानना पड़ा कि व्यापारी राष्ट्र हित में, देश हित में, राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान देता है और फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान उसकी परवाह नहीं करते हुए भी मानवता के लिए अपने जान पे खेल के भी वो राष्ट्र की विपदा पे कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए। और दान धर्म का भी बड़ा काम करता है। ये तो दिखाई नहीं देता, समाज चल रहा है उसमें भी एक बड़ा जो हाथबार है वो दान धर्म का भी है। आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड में किस तरीके से काम हुआ, कोविड का जिक्र तो हमारा भी बड़ा एकदम चूंकि हम रिपोर्टिंग में थे तो बड़ा उसका भयावह अनुभव था। लेकिन उसके साथ में एक ऐसी कंपनी से बिलोंगिंग है कि जो एंटरटेनमेंट के सेक्टर में है, जिसको सर्विस के सेक्टर में सर्विस देना है लोगों के घरों में। जो लोग घर में बंद हैं, महीनों से बंद हैं, उन्हें वो किसी तरीके से एकाकी महसूस ना हो, इसके लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है। तो हमारी जो कंपनी है उसको पहुंचाने का, आबादित तरीके से पहुंचाने का काम किया। तो वो सीधी सी बात है कि जो कंपनी का व्यापारिक दृष्टिकोण होगा, ये जो लीडर्स होंगे उन्हीं की सोच से वो हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम थोड़ा सा हम हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए जो गेस्ट हमारे पास में आते हैं, हम उनसे हमारे दर्शकों को रूबरू कराने का एक तरीके से काम करते हैं। तो आपके बारे में, आपके काम के बारे में तो सारे ही जो एस्पेक्ट्स हैं वो मुझे लगता है कि दर्शक जो आपको जानते होंगे, आपका नाम जिन्होंने सुना होगा वो तो आपसे परिचित होंगे ही। पर ये व्यापारिक नेता की छवि से इतर जो छवि है, एक जो जीवन है दीपेन अग्रवाल का, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि दीपेन अग्रवाल क्या हैं, उनकी शुरुआत किस तरीके से हुई, कैसे हुई, कहाँ उनकी व्यस्तताएं रहती हैं, व्यापारिक व्यस्तताओं के अलावे किस किस तरीके की व्यस्तताएं रहती हैं। तो दीपेन अग्रवाल अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से शुरुआत होती है। देखिए, एज दीपेन अग्रवाल मैं पहले स्कूल डेज में सरस्वती विद्यालय का स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने हिस्लप कॉलेज से अपना 11th और 12th किया और उसके बाद मैंने रामदेवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया। कॉलेज, स्कूल में तो नहीं, लेकिन स्कूल में एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो बोलते हैं, उसमें मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता था। कॉलेज में थोड़ा एक लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होने लगी और इंजीनियरिंग मैंने 92 में कंप्लीट करी, 1992 में। वो कंप्लीट करने के बाद कोई ऐसी परिस्थितियां हुई, कोई कारणवश मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना व्यापार खुद चालू करूँगा। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक़ था, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करना चाहता था।
लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मैंने ये निर्णय लिया कि पढ़ाई मैं बाद में करूँगा, अभी मैं खुद का व्यापार चालू करता हूँ। तो इंजीनियरिंग करके 4-6 महीने हुए होंगे, मैंने खुद का व्यापार चालू किया, लोहे का व्यापार। फैमिली लोहे के बिजनेस में थी और बहुत जल्द मैं मेन प्रोड्यूसर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मैक्सिमम मतलब मोस्ट फेवर्ड कस्टमर की परिस्थिति में मैं आ गया। मैंने फिर इंडस्ट्री लगाई, रोलिंग मिल लगाई सालों से, और जो रोलिंग मिल है वो सेल का कन्वर्जन एजेंट बनना चाहती थी। वो लाइन मतलब उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे मेरी मिल लगाते से मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। टीएमटी बार प्राइवेट में प्रोड्यूस नहीं होता था, भिलाई स्टील प्लांट प्रोड्यूस करता था। आई वॉज द फर्स्ट प्राइवेट प्रोड्यूसर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग टीएमटी बार्स। तो ये इस तरीके से चलता रहा और फिर बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और पीएचडी भी किया। और मतलब आप मेरी शादी हुई, बच्चे हुए उसके बाद, अच्छा। तो अगर आपके मन में सोच है और आप विलिंग हो तो कोई भी चीज़ आपको आड़े नहीं आ सकती। कोई बोलते हैं कि शादी हो गई ये छूट गया, कोई बोलते हैं मैं नौकरी में आ गया मेरा ये छूट गया, मैं व्यापार में आया मेरा वो छूट गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अगर आपका देह है और आपने विल पावर से सोच लिया कि मुझे ये करना है और ये अचीव करना है, तो वो अचीव किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बिजनेस करते हुए परिवार की जिम्मेदारी वहन करते हुए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया और फिर पीएचडी भी किया। कॉलेज में और पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के समय एक जो पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आए थे और लोगों के लिए तत्परता से काम करना, लोगों को मदद करना, ये जो डेवलप हुई, ये बिज़नेस में भी, बिज़नेस में जब मैंने बिज़नेस में आया और बिज़नेस कर रहा था तो मैंने कभी दूसरे लोहे के व्यवसाय करने वाले को कॉम्पिटिटर नहीं समझा, उसकी मदद की, उसको कोई तकलीफ़ है तो उसको हेल्पिंग हैंड दिया। तो मैं स्टील एंड हार्डवेयर चैम्बर ऑफ विदर्भ में एक्टिव हुआ। पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर सेक्रेटरी बना, फिर मैं वहाँ का अध्यक्ष बना। उस समय मैं नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो अपेक्स विदर्भ की ट्रेड बॉडी है, वहाँ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करके जाता था और बेखौफ होके अपनी बात रखता था इन इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो वहाँ भी फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया, जॉइंट सेक्रेटरी बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर वहाँ प्रेसिडेंट बना। फिर वहाँ लोकल बॉडी टैक्स का एजिटेशन हमने किया, उस समय ही लगा था वो, पृथ्वीराज चौहान जी की गवर्नमेंट ने लगाया था। पूरे स्टेट को हमने एकजुट किया। मैं पूरे स्टेट में दौरा किया मैंने। जिस समय नागपुर में लगा था उससे 3 साल पहले कोल्हापुर में लगा था एलबीटी। कोल्हापुर गया, वहाँ के लोग बोले कि हमारा यहाँ 3 साल पहले लग गया, आज हम एजिटेशन करके क्या करेंगे। तो उनको कन्विंस किया कि भाई आपको ये एक्सेप्टेबल है क्या। बोले नहीं है, लेकिन अब क्या होगा। मतलब चलो
हाथ मिलाकर आगे बढ़ते और कोशिश करते। तो उन्होंने बोला हमने उस समय बंद रखा लेकिन हमारे साथ कोई आया नहीं, तो हमको मालूम ही नहीं था, तो आपने हमको बताया नहीं। अब आज तो मालूम है, आज पूरे स्टेट में लग चुका है। तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके सबको एकजुट करके 33 दिन पूरे महाराष्ट्र का व्यापार बंद रखा। एलबीटी आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। देवेंद्र जी बीजेपी के महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कमिटमेंट दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एलबीटी एबॉलिश कर देंगे। उन्होंने अपना कमिटमेंट सरकार आने के बाद पूरा किया। एलबीटी एबॉलिश हुआ। एलबीटी एबॉलिश होने से जो व्यापारिक जो आंदोलन था, व्यापारिक आंदोलन जनरली होते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर होते हैं तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, संवेदनशीलता से इनिशियल डेज में उसका रिज़ल्ट आ जाए और जो इशू है वो सॉल्व है। लेकिन एक टैक्स एबॉलिश करना, वो देवेंद्र जी ने जो प्रॉमिस दिया था वो फुलफिल किया उन्होंने। उसके बाद इन बिटवीन और भी कुछ इश्यूज़ रहे राज्य के व्यापारियों के, जो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे एफर्ट से, मेरे माध्यम से रिजॉल्व हो सके। तो हमारी जो स्टेट की अपेक्स बॉडी है, चैम्बर ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड, स्टेट के बाकी ठिकानों के व्यापारी एकजुटता से उन्होंने बोले कि हमको दीपेन अग्रवाल अध्यक्ष चाहिए। तो कैबिनेट की अध्यक्षता ली मैंने और व्यापार हित के काम हम करते चले गए। काफ़ी इश्यूज समय समय पे आए। राज्य सरकार इश्यूज को लेके फेवरेबल रही। कुछ इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो रिजॉल्व हुए। राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है जो ट्रेड की अपेक्स बॉडी है राष्ट्रीय, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये जर्नी अगर मैं इसको सम अप करूं, आप अपनी नीति और नियति साफ रखिए, आप अपने इंटेंशंस सीक्रेट रखिए। मतलब मेरा इंटेंशन है कि आपका काम होना चाहिए, मैं वो सर्वोपरि रख के आपके लिए एफर्ट करता हूँ, तो आप उसी में मुझे सब कुछ नछावर कर देते कि ये अगला बंदा एफर्ट कर रहा है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रिजल्ट से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, यही आपके लिए समाधान कारक है। आप बोलते हैं नहीं यार, दीपेन भाई के पास गया, उन्होंने मेरे लिए एफर्ट किया, उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया, आप उसी में खुश हो। तो सवाल ये है, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि आप जेन्युइन एफर्ट करो, लोकहित के लिए, जनहित के लिए, व्यापारी हित के लिए। भरपूर प्यार देते लोग, भरपूर सम्मान देते, भरपूर, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतना सम्मान देते, इतना प्यार देते। आपने एलबीटी का जिक्र किया। एलबीटी से जुड़ा हुआ एक सवाल अच्छा हो गया आपने जिक्र कर दिया, वो रह गया था, मैंने चाहा था कि आपसे पूछूंगा कि एलबीटी जब हुआ था, या ना केवल एलबीटी, जब हम देखते थे कि स्टेट में और सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, तब बड़े आंदोलन हुआ करते थे, आप लोग सड़कों पर उतरते थे और ये भी कहा जाता था कि ये जो आंदोलन व्यापारियों का चल रहा है इसको अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो पहचान तो चस्पा है ही कि भाजपा जो है वो व्यापारियों की पार्टी है। तो उस समय आंदोलन क्यों होते थे और अब आप लोगों ने आंदोलन क्यों बंद कर दिया? क्या मौजूदा सरकार में व्यापारियों के हित की सारी बातें जो हैं वो मान ली गई हैं और उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं? देखिए,
आंदोलन करने के लिए आंदोलन किया जाता है ऐसा नहीं है। आंदोलन करने की नौबत कब आती है, व्यापारी सड़क पे कब उतरता है अपनी दुकानें बंद करके, जब उसका वो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट रिसोर्ट। अभी आप सरकार के पास जाते हो, अपना विषय रखते हो, अपनी तकलीफ समझाते हो, सरकार संवेदनशील है, आप देख रहे हो कि सरकार उसको एड्रेस करने के प्रयास कर रही है। मैंने अभी आपको बताया कि आपने प्रयास किया तो भी लोग आपको उतना ही सम्मान देते हैं। रिजल्ट फेवरेबल है ज़रूरी नहीं है। तो आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री फेवरेबल है ये विषय को लेके, और ये इसको एड्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जब बातचीत से ही अगर इश्यूज एड्रेस हो रहे तो आपको आंदोलन करने की गरज नहीं। और ऑन द सेकेंड हैंड, अगर आप जैसे आप बोले बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, ऐसा बोला जाता है, व्यापारी अभी इश्यूज है या नहीं, या अभी आंदोलन क्यों नहीं होते। पहले ऑक्ट्रॉय होता था, ऑक्ट्रॉय में प्रोडक्ट के ऊपर जो ऑक्ट्रॉय है वो कम ज़्यादा कर दिया जाता था, बढ़ा ही जाता था लोकल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू के लिए, तो वो बंद हो गया। राज्य सरकार के पास सेल टैक्स या वैट लगाने का पावर था, तो वो किसी प्रोडक्ट पे 8%, किसी पे 15-10%, किसी पे 5% ऐसा वैट लगाती थी। तो राज्य सरकार से इंटरेक्शन होता था, आंदोलन करने की नौबत आती थी कि हमारे पे टैक्स ज़्यादा लगा है, उसको कम करो। अभी ये सब बातें ख़त्म हो गई। अभी जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ना कॉरपोरेशन लेवल पे लग रहे हैं, ना राज्य सरकार के लेवल पे लग रहे। अभी काउंसिल के पास आ गया वो। इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स वो सेंट्रल के पास है। तो जीएसटी काउंसिल में अगर अपने कोई इशू है, अपनी कोई सबमिशन है, कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है, ऐसा कुछ है, तो जीएसटी काउंसिल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका विषय जीएसटी काउंसिल में उठाते हैं और काउंसिल निर्णय ले लेती है। अभी सरकार के पास वो निर्णय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई पावर अथॉरिटी नहीं है निर्णय लेने के, काउंसिल निर्णय लेती है। तो काउंसिल के पास आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी चेयरमैन है, उनको आप रिप्रेजेंटेशन देते हो। तो जो मल्टी टैक्सेस थे, जो कॉरपोरेशन लेवल पे टैक्स ऑक्ट्रॉय बढ़ा दिया तो आंदोलन करो, या वैट या सेल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई तो आंदोलन करो, तो अब वो विषय नहीं रह गए। अभी टैक्स राज्य सरकार और कॉरपोरेशन लेवल का कोई रोल नहीं रह गया, तो इसलिए आंदोलन की नौबत नहीं आती। आपने बातचीत में आपके स्कूलिंग का जिक्र किया। आपने ये तो बता दिया कि आप सरस्वती स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, ना केवल आप उनके सहपाठी हैं बल्कि उनकी बेंच को भी आप शेयर करते हुए आए हैं। तो इस जानकारी को आपने छुपा लिया। तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आपके जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है, किस तरीके के नेता के तौर पर उनको देखते हैं, व्यक्ति के तौर पर आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने तो उन्हें बचपन से देखा है, ना केवल आप उनके साथ में सहपाठी रहे हैं, उनके साथ में स्कूल के उस क्लासरूम में आप बैठे हैं, बेंच में बैठे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, ही ऑलवेज हैड इमेंस ग्रास्पिंग पावर। बहुत शॉर्ट में बताई हुई चीज़ पूरे विस्तृत में समझने की उनकी समझ है। जैसे हम कहावत में कहते हैं कि त बोला तो ये समझ जाते हैं कि तबेला बोल रहा है, उस तरीके की उनकी
आईक्यू है। और मेरी नज़र में वन ऑफ द मोस्ट वेल स्टडीड सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझने वाले लीडर वो है, और ऐसे लीडरों की बहुत कमी है, राज्य में बोलो या देश में बोलो। लेकिन पूरी स्टडी करके, पूरी जानकारी लेके, इन एंड आउट विषय को समझ के बहुत पीस और काम से निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व है वो। ये बात सही है कि स्कूल में मैं उनके साथ था, हम लोग एक ही क्लास में थे, और मैं बेंच भी उनके साथ शेयर करता था। वो उसका कारण ये है कि वो देवेंद्र में दीपेन, तो डीडी तो स्कूलों में वो चलता भी है, हाँ, मतलब जो हाजिरी रजिस्टर तो भी रहता है हमारा उसमें वो भी उसी तरीके से। अल्फ़ाबेटिकली हाँ, कोई स्कूलों में सरनेम के हिसाब से रहता था, हमारे स्कूल में नाम के हिसाब से था। तो बेंच, आई वॉज वन ऑफ दोज प्रिविलेज्ड को स्टूडेंट जो मैंने देवेंद्र जी के साथ बेंच शेयर किया। लेकिन स्कूल के ज़माने से ही लगता था एक, जैसे ये जो भी क्षेत्र में आएंगे इसमें एक्सेल करेंगे। ये जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो उस प्रकार से ये समझ में आता था कि ये जो भी क्षेत्र में जाएंगे उसको एक्सेल करेंगे। और कुछ समय, मतलब कॉलेज के बाद वो यंगेस्ट मेयर बने नागपुर के, फिर एमएलए बने। तो उस समय भी जब जो शैली रही उनकी कार्य की, बोलने की, ही इज़ अ ब्रिलियंट ओरेटर। मतलब ही इज़ मेड फॉर द टॉप जॉब ऑफ द कंट्री। और आने वाले समय में आप और हम उनको उस पोजीशन पे ज़रूर देखेंगे, बिकॉज ही इज़ केपेबल एंड डिज़र्विंग। ये उनके बारे में मेरी सोच है। अच्छा, कौन किसकी कॉपी लेके होमवर्क किया करता था? अगर छूट जाए किसी दिन होमवर्क तो कौन किसकी कॉपी शेयर करता था? आप उनकी या वो आपकी? या दोनों एक दूसरे की? नहीं, नहीं, दोनों ही हम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे। नहीं हम दोनों सिंसियर थे, अपना हाँ, होमवर्क घर से करके आते थे। हाँ। पर उस समय क्या कुछ उस समय देवेंद्र फडणवीस की पर्सनालिटी को आपने तो बहुत हद तक बता भी दिया कि किस तरीके से थे, पर आज जब उनकी सक्सेस को आप देखते हैं कि इस तरीके से हैं, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में पॉलिटिक्स करना और बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस तरीके से धूल चटा देना, वो तो अपने आप में बहुत, मतलब आपकी कल्पना की सोच से भी परे चीज़ है। पर आप ना केवल उस जगह पे बैठे हैं, बल्कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप हैंडल भी कर रहे हैं और बड़े मजबूती के साथ में आप कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या स्कूल के समय में वो आज इसी तरीके से थे कि उनको ये मालूम है कि कहाँ, कब, किससे, किस मौके पर कितना बोलना है? नहीं तो शांत रहना। आपने एक जगह उदाहरण भी दिया कि वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, सुनते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते वो उतना ही हैं जिनको जहाँ बोलने की ज़रूरत हो, और जिसको बोलना है उसी को बोलते हैं। ये तो उनकी काबिलियत है अभी भी। हम मीटिंग में भी देखते हैं कि मीटिंग में भी वो मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन उनको जब जहाँ जिस सिचुएशन में बोलना है उसी सिचुएशन में बोलते हैं। दिवेश जी, आपका कई लीडर्स, नेताओं से पाला पड़ा होगा, इनफॉर्मल फॉर्मल आपकी मीटिंग्स, मुलाकातें होती रही होगी। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, क्या आपने देवेंद्र जी को कभी गुस्से में देखा है? कभी नहीं। यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हर सिचुएशन को कामली, एट पीस
एड्रेस करना, हताश नहीं होना, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो लेकिन अपने काम को मेंटेन रखना, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैं कई नेताओं से इंटरेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ, फॉर्मली इनफॉर्मली, कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे मैंने नेताओं को हताश देखा है, गुस्से में देखा है, लेकिन देवेंद्र जी को कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी नहीं। और उनकी जो दरिया दिली है या किसी को बड़े दिल से माफ़ कर देना। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ऑफ द पार्टी लाइन, कास्ट, रिलीजन, ये सबको साइड में रख के अभी जो अमरावती रोड का पुल बना है, उस पुल का नामकरण डॉक्टर श्रीकांत जिचकर उड़ान पुल रखा गया। देवेंद्र जी ने किया। तो कांग्रेस के थे। मेरे को नहीं लगता है कि कांग्रेस ने कभी अपने राज्य में किसी और का, मतलब और कोई दूसरी पार्टी के लीडर के नाम से कुछ किया हो। ये काम सिर्फ देवेंद्र जी कर सकते। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के नाम से अमरावती रोड का उड़ान पुल करना, ये बड़ा दिल कौन दिखा सकता है? ऐसी कई चीज़ें हैं, वो अपनी पार्टी की सोच, आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसके ऊपर कार्य करते हैं, उससे कमिटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम अक्रॉस पार्टी लाइंस जो डिज़र्व करता है, जो रिस्पेक्ट दूसरे लोगों को मिलना चाहिए, वो देते हैं। आपने कहा कि गुस्सा नहीं आता उन्हें, पर स्कूल के समय में कैसे हैं? और ऐसा कहा भी जाता है कि स्कूल का जो दोस्त होता है उसे सारे गुण अवगुण सब मालूम रहते हैं। तो सही में वाकई में गुस्सा नहीं आता है, या वो चूंकि पब्लिक फिगर है इसलिए वो गुस्सा दिखाना नहीं से तो चाहते? हमारी दोस्ती स्कूल के समय में इनोसेंट दोस्ती है, जब उस समय कोई कारण और कोई गुण अवगुण की समझ भी नहीं होती। लेकिन एक बात कही जाती है कि गुण मिलने से शादी होती है, अवगुण मिलने से दोस्ती। अच्छा। तो वैसी कोई बात नहीं है, बट ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। और आई एम श्योर we'll see him on the top job at someday. चलिए, अब हम इस बातचीत के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं, या आपके जीवन में आप सफल होने का पैमाना किसको मानते हैं कि आप इन चीज़ों को हासिल कर लें तो आप सफल होंगे, ना केवल दुनिया की नज़रों में बल्कि अपने नज़रों में? तो सफलता का पैमाना आपके लिए क्या है? सफलता का पैमाना is what you achieve socially. What you achieve, what people say at your back. और मॉनेटरी टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में सफलता हकना is not the right barometer. लेकिन
अभी मेरे हाउसमेट है, उसके लड़के की कुछ पाँव में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि सर्जरी कराना पड़ता है और सर्जरी की कॉस्ट बहुत है और उनके पास व्यवस्था नहीं है। यंग लड़का है और अगर सर्जरी नहीं की गई तो चलने के भी वो योग्य शायद ना रह पाए। ऐसे समय में उसकी मदद करना, वो सर्जरी करा देना, तो उस समय सफलता ये है कि वो चल रहा है और वो हाउसमेट ये मान रही है कि भैया ये आपके कारण, आपके करने से हुआ। तो ये सफलता है। आप कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, कितने लोगों की लाइफ में जो चेंज है, उनकी सिचुएशन में जो चेंज है फॉर बेटरमेंट, आप कितना उसके अंदर सहयोग और कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये सफलता है। इंडिविजुअल अचीवमेंट इज नो बैरोमीटर फॉर सक्सेस, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल भी नहीं। कोविड ने दिखा दिया दिवेश जी, बैंक बैलेंस में देखिए, कोविड के समय में वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम क्राइसिस। इंडियन कल्चर में डॉक्टर को ट्रेडिशनली भगवान माना जाता है, ट्रेडिशनली। पहले आप देखते होंगे या आपने महसूस किया होगा, डॉक्टर आता है उसके हाथ में बैग रहती थी, तो वो बैग कभी भी अपने घर में आते हुए डॉक्टर ने पकड़ के बैग नहीं लाई। उसको रिसीव करने जो जाता था सबसे पहले उनके हाथ से बैग लेता था, अंदर जाते थे, पेशेंट को देखते थे, दवाई लिखते थे, दवाई देते थे, वापस जाते तो बैग उनकी गाड़ी में या उनके स्कूटर पे छोड़ के आके हाथ जोड़ के रवाना करते थे डॉक्टर। डॉक्टर को वो पोजीशन हर समय मिली है। कोविड के समय मंदिर बंद थे, बोलते थे भगवान कहाँ है, तो भगवान हॉस्पिटल में है। लेकिन कोविड के समय वो डेफिनेशन चेंज हो गई। जिसने रिसोर्सेस की व्यवस्था करी, अगर आपके घर पे कोई बीमार है, कोविड से शिकार है, आपको बेड चाहिए, आपको बेड नहीं मिल रहा है, उस समय आपने जिसने आपको हॉस्पिटल में बेड दिला दिया, वो आपके लिए भगवान हो गया, आपके पेशेंट के लिए भगवान हो गया। उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिसने ऑक्सीजन दिला दिया वो भगवान हो गया। उस समय रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर दिला दिया वो भगवान हो गया। तो जिसने रिसोर्स अरेंज किया वो भगवान की पोजीशन में आ गया। कोविड ने अपने को ये सिखाया। डॉक्टर्स तो ट्रेडिशनली भगवान मतलब लाइफ सेवियर और लाइफ गिवर थे ही। तो ये जो अपने को जो चेंज कोविड के समय से अपन ने देखा है, तो इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए और एब्जॉर्ब करके लोगों के लिए क्या डिफरेंस आप कर सकते हो। उस समय बैंक बैलेंस कुछ भी रहा, बैंक बैलेंस आपको एक बेड नहीं दिला सक रहा था, बैंक बैलेंस आपको ऑक्सीजन नहीं दिला सक रहा था, बैंक बैलेंस आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं दिला सक रहा था।
आपके पैसे धरे रह गए थे, लेकिन जिसका सोर्स है, जो व्यवस्था कर सकता था, बैंक बैलेंस से भगवान नहीं हो रहे थे आप, लेकिन जो आपकी व्यवस्था करा पा रहा था वो प्रिवेल कर रहा था। कपड़े की लत्ते की क्या वैल्यू थी? शॉर्ट टी शर्ट में दिन गुजर रहे थे, तब तो लग रहा था ये सब फालतू है। तो वो दिन नहीं भूलना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम क्राइसिस। एक सवाल आपसे रहेगा कि आपने बातचीत में बताया कि जब आपने व्यापार की शुरुआत की तो टीएमटी सरिया की आपने बात की कि आप पहले प्राइवेट सेक्टर के आदमी थे जिन्होंने कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करना प्राइवेट प्लेयर के तौर पर आपने शुरू किया था। तो वो शुरुआत कैसे हुई और वो सोच आपकी कैसे थी कि आप उसकी यूनिट डालें और उसको प्रोड्यूस करें और फिर मार्केट भी आपको करना है, फिर कोई नया ब्रांड, अगर एक कोई ब्रांड बना हुआ है उस ब्रांड को बीट करके अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करना और फिर वो मार्केट में सक्सेसफुल होना, ये किस तरीके से चेन रही और इस तरीके की शुरुआत करने के पीछे क्या आपकी सोच क्या रही है? स्टील बड़ा कॉम्पिटिटिव सेक्टर था, उसके अंदर लगभग 8,000 जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय रॉ मटेरियल जो इंगट बिलेट था वो 8,000 रुपये टन था और कन्वर्जन कॉस्ट जो है 2,500 से 3,000 रुपये का था। 11,000 में फिनिश प्रोडक्ट बिकता था। तो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड सर्वाइवल आपको आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है, जो कन्वर्जन आपको मिलता है इट वाज अ मार्केट ड्रिवन, मतलब द सेल्स वर ऑन मार्केट पैरामीटर्स। आपकी कॉस्टिंग क्या है उससे आप अपना रेट तय, सेलिंग प्राइस तय नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस मार्केट का तय है। सेलिंग प्राइस मार्केट का अगर 11,000 है और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल पकड़ के 11.5 है तो आपका माल तो 11 में ही बिकेगा। तो फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसको आप कैसा रिड्यूस कर सकते हैं वो आपको करना है, और यह आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो दूसरे नहीं बनाते। तो मैंने पहले कन्वर्जन कॉस्ट कम करने के लिए कैप्टिव पावर अपना जनरेट किया, विंड मिल लगाया मैंने। वो विंड मिल में जो पावर जनरेट होता था वो मैं यहाँ पे अपने फैक्ट्री में उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाता था। तो कैप्टिव पावर जनरेशन करके वो कम किया। और फिर वैल्यू एडिशन के लिए मैंने टीएमटी में आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टीएमटी। बट ये सोच जो थी उसके अंदर आइडिया यही था कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो दूसरे नहीं बनाते हो। तो उस समय टीएमटी सिर्फ मेन प्रोड्यूसर्स बनाते थे, भिलाई स्टील प्लांट बनाता था। तो भिलाई स्टील प्लांट में जाके वहाँ विज़िट करके पूरी टेक्नोलॉजी समझ के मैंने अपने यहाँ उसको अपनी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट किया था। एंड आई बिकेम द सोल कन्वर्जन एजेंट फॉर स्टील अथॉरिटी। मेरा माल मेरी फैक्ट्री में जो बनता था वो पूरे इंडिया में, यहाँ से जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी सब जगह जाता था स्टील अथॉरिटी के माध्यम से। तो ये इसकी जर्नी है। तो आप ओपन मार्केट में आप कभी नहीं गए? मतलब नहीं, उस ओपन समय? मार्केट में था ही, ओपन मार्केट में तो बिकता ही था माल। और पहला ऑर्डर आपने किसको दिया था, कुछ याद हो? और उसमें कहीं मतलब आप नए मैन्युफैक्चरर हैं तो कोई ट्रस्ट करे नहीं करे, इस तरीके की, इस किस्म की भी बातें आई थी क्या, या हाथों हाथ लिया था लोगों ने? नहीं, देखिए मैंने जब टीएमटी बार्स बनाना चालू किया था तो दैट वाज अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब तो हम देखते हैं कि टीएमटी सरिया हाँ, की इतने सारे विज्ञापन आते हैं। पहले सीटीडी बार्स आता था, टॉर स्टील बोलते थे उसको, ट्विस्टेड रिब बार्स आते थे, तो टॉर स्टील था। तो टॉर स्टील का ही चलन था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। टीएमटी की एक्सेप्टेंस और नई जनरेट हुई थी। लेकिन
हमने काफ़ी मार्केटिंग एफर्ट्स करके उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाई, और अभी तो टॉर स्टील एब्सोल्यूट हो गया है, सीटीडी बार्स एब्सोल्यूट हो गया है, अभी टीएमटी बार्स ही आता है सब जगह। तो वो उस समय जब मैंने चालू किया था तो वो न्यू प्रोडक्ट था और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप होने की थी। तो फिर मतलब कैसा रहा आपके लिए, मार्केट कैसा रहा, और फिर किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स मिला? मार्केट वाज गुड। मार्केट को कन्विंस करना पड़ता था उस समय। डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स थे, जो बड़े, कोई बिल्डिंग बांध रहा है, कोई इंडस्ट्री बांध रहा है, उनसे इंटरैक्ट करके, मतलब दुकानदार हमारा मटेरियल रख के बेचने की परिस्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका माल टीएमटी बार्स की डिमांड नहीं थी। तो कंज्यूमर्स को, आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स को, उनको कन्विंस करना पड़ता था कि टीएमटी बार्स, इसमें स्टील सेविंग है और अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ करो, वापरो। और लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे मेन प्रोड्यूसर सप्लाई करते थे, तो वहाँ तो हमारा माल जाता ही था एज अ कन्वर्जन एजेंट। लेकिन ओपन मार्केट में वी हैड टू डू लॉट ऑफ लेग वर्क, एफर्ट्स, मार्केटिंग। जैसे फार्मास्यूटिकल में कोई नया, या अभी क्रोसिन है, तो पैरासीटामोल कोई दूसरी आ जाए तो उसको मार्केट करना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारा टीएमटी बार्स का था, लेकिन वो एक्सेप्टेंस डेवलप किया हमने। अभी तो टीएमटी चलता है, बाकी जैसे मैंने बताया आपको कि टॉर स्टील वगैरह बंद हो गया। दीपेन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बड़ा आनंद आया होगा और बहुत सारी नई नई बातें निकल कर सामने आई, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जो हैं उन्हें आपसे और बेहतर तरीके से अवगत होने का एक तरीके से मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच देवेश जी। और जैसे आपने बोला कि मुझे भी मज़ा आया होगा, तो आपके इतने वेरिएंट क्वेश्चंस थे, मतलब स्कूल, बिजनेस, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ, तो इतने वर्टिकल और वेरिएंट तरीके से, नहीं तो एक आध दो स्पेसिफिक इशू पे बातचीत होती है और चर्चा ख़त्म हो जाती है। लेकिन मल्टी डायमेंशन इंटरव्यू जो आपने लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप अगर इस पॉडकास्ट से अगर दो बंदों की भी को अगर ये पॉडकास्ट मोटिवेट करता है, तो मेरा यहाँ आना और आपसे बात करना सफल हो गया।